तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी एई के लिए मेजरमेंट के सेशन में हैं, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो सेक्शन है उसमें इंक्लूडेड है ये सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसमें से कल के सेशन में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात किया और कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो थी जैसे कि मेजरमेंट का डेफिनेशन एंड कौन कौन से इफेक्ट यूज़ करके हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया क्रिएट किया। आज के सेशन में भी कुछ जो फैक्चुअल डेटा है, जो चीज़ें हैं रिमेंबर करने लायक, उन पे बात करेंगे। बहुत ही बेसिक्स, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देन हम लोग डिवाइसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और इन सारे फैक्ट्स का यूज़ करेंगे उन डिवाइसेस में, राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि जैसे हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का कोर्स जो है वो सीबीटी 2, जैसा कि सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, सीबीटी 2 499 में अवेलेबल है एंड सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है। गेट 2028 का कोर्स 6,666 रुपीज़ पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। 26 का जो कोर्स है गेट का वो 2,222 रुपीज़ में, 27 का जो कोर्स है वो 4,444 में, 28 का कोर्स 6,666 में एनरोल कर सकते हैं आप। गेट एकेडमी में कुछ और भी कोर्सेस है जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1,111 रुपीज़ में, एससी नॉन टेक्निकल जो कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसमें जो नॉन टेक्निकल सेक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस तरीके के जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं आपको 777 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, राइट। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ईएमटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सिग्नल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ इन कोर्सेस में आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एक्सटेंशन कोर्स फॉर 2026 कि 25 में आपने एनरोल किया था और कोर्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं फॉर 26 एग्जामिनेशन, तो 1,111 रुपीज़ पे करके आप कोर्सेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 1,111 रुपीज़ में अवेलेबल है। यूपीपीएससी एई गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, तो अच्छा मौका है आपके पास। अगर आप यूपी डोमिसाइल से हैं तो आप 1,111 रुपीज़ में इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025, जैसा कि गेट 2025 का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा करीब है, आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, प्रिपरेशन कर चुके होंगे। और गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है वो 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 एंड फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें, तो जो भी स्ट्रैटेजी है पेपर को सॉल्व करने का वो आप पे डेवलप होगी। जो भी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा, चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं
कैलकुलेटर का यूज़ कितना इफेक्टिव आप कर रहे हैं, या अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आप, जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए कंपेयर कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें आप मिस्टेक कंडक्ट कर रहे हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहाँ पे वीक एरिया है, कहाँ पे और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का आइडिया होगा। और इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए अगर आप अभी प्रिपेयर करते हैं अभी बचे हुए समय में, तो आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। और गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि जितने भी 76 टेस्ट डिजाइंड है वो एज पर द ऑफिशियल गेट सिलेबस और स्टैंडर्ड डिजाइन किए गए हैं, कि जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने के लिए मिलेगा। नए नए क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपने ओवरऑल टेक्निकल एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गेट के एग्जामिनेशन में। 13 से 15 मार्क्स का वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा वेटेज है, जिसका गेट एकेडमी एक ई बुक लॉन्च की हुई है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो 222 पे करके आप इस बुक को अवेल कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक में टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट सेशन में थर्मोकपल थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात किया, हॉल इफेक्ट के बारे में बात किया। आज के सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ टॉर्क डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉर्क आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट, कि कभी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा तो इस तरीके से नीडल आपने देखा होगा, राइट, इस तरीके से 0 से 100, और लेट सपोज कि 0 से 100 तक का स्केल है और 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से 100, सो ऑन, राइट। तो इस नीडल को मूव करना है पर्टिकुलर वैल्यू पे, कि सपोज करिए आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, 0 वोल्ट में आपकी सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर 10 वोल्ट हो रहा है, 20 वोल्ट हो रहा है, 50 वोल्ट हो रहा है, 100 वोल्ट हो रहा है, लेट सपोज 80 वोल्ट हो रहा है। तो इस नीडल को 0 पोजीशन पे से मूव करके 80 वोल्ट पे रुकना पड़ेगा, राइट। तो 0 पोजीशन से इसका पोजीशन इनिशिएट करने के लिए, मूवमेंट इनिशिएट करने के लिए जो टॉर्क रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। द यूटिलिटी ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, the utility of deflecting torque is to deflect the pointer away from the 0 पोजीशन, कि 0 पोजीशन से इसका मूवमेंट इनिशिएट करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पैरामीटर अंडर मेजरमेंट, कि सपोज करिए आप वोल्टेज मेजर करने वाले हैं या फिर करंट मेजर करने वाले हैं। तो वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, करंट मेजर करना है तो आमीटर कनेक्ट करेंगे, पावर कैलकुलेट करना है तो वॉट मीटर कैलकुलेट करेंगे, वॉट मीटर यूज करेंगे। तो पैरामीटर अंडर मेजरमेंट, मतलब कि अगर आपको वोल्ट मीटर यूज करना है तो वोल्टेज के थ्रू हम लोग ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अगर करंट मेजर करना है तो करंट के थ्रू
पैरामीटर अंडर मेजरमेंट क्या है? करंट। तो करंट के थ्रू हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। इट इज प्रोड्यूस बाय पैरामीटर अंडर मेजरमेंट ड्यू टू वन ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कि सपोज करिए पैरामीटर अंडर मेजरमेंट वोल्टेज है, कि आपको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज के थ्रू कि सपोज करिए 10 वोल्ट आपकी सर्क्यूटरी में ड्रॉप हो रहा है। अब अगर आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो पैरामीटर अंडर मेजरमेंट क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज के थ्रू कुछ ऐसा प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल और मैग्नेटिक इफेक्ट और हॉल इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, जो भी प्रिंसिपल अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था, उसके थ्रू इस पॉइंटर को 80 वोल्ट तक लेके जाएंगे, जिससे हम लोग प्रॉपरली 80 वोल्ट का जो ड्रॉप एक्चुअल सर्क्यूटरी में हो रहा था उतना ही आपका मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट कर सके। So under measurement, due to one of those effects of electric current which converts electrical into mechanical energy, तो अगर वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, अब वो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में, तभी तो पॉइंटर मूव करेगा। हम लोगों का एम क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का? इलेक्ट्रिसिटी एज अ इनपुट दिया हम लोगों ने, पैरामीटर अंडर मेजरमेंट जो है कि वोल्टेज है तो वोल्टेज एज अ इनपुट दिया, करंट अगर मेजर करना है अमीटर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो करंट एज अ इनपुट दिया, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? निडल का मूवमेंट, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एज अ आउटपुट मिल रही है हम लोगों को। The magnitude of deflecting torque produced is proportional to the parameter under measurement। कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू द पैरामीटर अंडर मेजरमेंट। कि सपोज करिए पैरामीटर अंडर मेजरमेंट करंट है, तो करंट अगर 10 एम्पियर है, अगर करंट 10 एम्पियर है तो इसके अकॉर्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, राइट। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा कि स्केल में ये पॉइंटर मूव होके 10 एम्पियर पे रुका रहेगा। अगर आपने 50 एम्पियर एज अ इनपुट दिया तो पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है वो 50 एम्पियर पे रुकेगा, ना कि 10 एम्पियर पे, राइट। तो जितना ज़्यादा करंट आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इस नीडल का मूवमेंट होगा। तो टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पैरामीटर अंडर मेजरमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में बात करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क, तो ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ स्केल हमारे पास अवेलेबल है। ये जीरो पे है 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस तरीके से ये स्केल हमको विजिबल देखने के लिए मिल रहा है, राइट। इट इज विजिबल टू अस। तो हम लोगों ने सपोज करिए कि करंट मेजर करना है हम लोगों को, करंट मेजर करना है, तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने सर्क्यूटरी में कनेक्ट किया। जिस भी ब्रांच का करंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो लेट सपोज इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जिस ब्रांच में हम लोगों को करंट कैलकुलेट करना था, मेजर करना था, उस ब्रांच में एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रही है। 3 एम्पियर का करंट उस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये नीडल क्या होगी? इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की 0 पोजीशन से इनिशिएट होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामीटर अंडर मेजरमेंट। तो अगर ये 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 एम्पियर पे जाकर रुक जाएगा। इस पॉइंटर को कहां पे रुकना पड़ेगा 3 एम्पियर रिप्रेजेंट करने के लिए? 0 1 2 3 यहां पे रुकना पड़ेगा, राइट। तो इसकी, इस पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन क्या है? ये फाइनल पोजीशन क्या है? ये 3 एम्पियर। तो 0 से इनिशिएट हुआ, 3 एम्पियर पे इसको रुकना पड़ेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 पॉइंटर का पोजीशन जो है, 0 पोजीशन से पॉइंटर को
मूव करने का काम करता है, राइट। जीरो पोजीशन से फर्दर मूव करने का काम करता है और स्केल में पर्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ क्योंकि 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था ब्रांच में, उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब कैसे हुआ वो हम लोग डिटेल सेशन में देखेंगे, आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। वेट करिए उसके लिए, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट लर्न करते रहिए, सुनते रहिए, बस फैक्चुअल डेटा है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे हम लोग डिटेल्ड मशीन्स में, जैसे कि पीएमएमसी, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। लेकिन वो समझने के लिए आज का सेशन आपको जस्ट सुनना पड़ेगा। तो जीरो पोजीशन से ये मूव करना चालू किया। अब ये पॉइंटर मूव करता 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 यहां तक आया। अब अगर कोई कंट्रोल ना करे, कोई स्टॉप ना करे इस पॉइंटर को, तो ये मूव करता 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 और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो 3 एम्पियर पे इसको स्टॉप होने के लिए और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, क्योंकि ये क्या है, मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है ना, तो मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है यहाँ पे। ये सपोज करिए आपकी ट्रेन रन कर रही है और प्लेटफॉर्म स्टैटिक बना हुआ है, ट्रेन प्लेटफॉर्म के साइड बाई रन कर रही है। अब प्लेटफॉर्म सॉरी ट्रेन से आपको प्लेटफॉर्म पे उतरना है, ट्रेन रनिंग पोजीशन पे है। तो ट्रेन से अगर आप रनिंग ट्रेन से जंप करते हैं प्लेटफॉर्म पे जो कि स्टैटिक है, तो इमीडिएटली आप स्टॉप हो जाएंगे क्या? नहीं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कुछ दूर तक रन करना पड़ेगा। आप मूविंग पोजीशन से इमीडिएटली स्टॉप पोजीशन में नहीं आ सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि पॉइंटर जीरो पोजीशन से जाके डायरेक्टली 3 एम्पियर पे नहीं रुकेगा, वो फर्दर मूव कर जाएगा ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 3 एम्पियर में रोके रहने के लिए आपको दूसरा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। 3 एम्पियर पे रोके रहने के लिए आपको दूसरा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, राइट। ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जो कि पॉइंटर को 3 एम्पियर पे जो एक्चुअल वैल्यू है आपके सर्क्यूटरी की, करंट की, जिस ब्रांच में आपको मेजर करना है, उस पे रोकने का काम करेगा। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो ये जो पॉइंटर है वो अवे फ्रॉम 3 एम्पियर और 4 एम्पियर और 5 एम्पियर पहुंच जाएगा ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजंट इट। तो देखते हैं हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में आइडिया क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के कुछ मैकेनिज्म है अलग अलग, जिसके थ्रू कंट्रोलिंग टॉर्क को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। स्प्रिंग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म? तो जब भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे अपने लेबोरेटरी वगैरह में, तो कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हुआ होगा। इस तरीके से बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट होता है, राइट। ऐसा बॉक्स जैसा देखने के लिए मिलता है आपको। इसमें इस तरीके से आपको स्केल्स देखने के लिए मिलते हैं, इस तरीके से स्केल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जीरो पोजीशन है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 पे 1, 1, 2, 3, 4, 5 पे 2, 1, 2, 3, 4, 5 पे 3, 1, 2, 3, 4, 5 पे 4, 1, 2, 3, 4, 5 पे 5, 1, 2, 3, 4, 5 पे 6, 1, 2, 3, 4, 5 पे 7, 1, 2, 3, 4,
5 पे 8 और सो ऑन। तो इस तरीके से आपको स्केल देखने के लिए मिलता है इस इंस्ट्रूमेंट में। और फिर कुछ एडजस्टमेंट के लिए बटन्स वगैरह होते हैं। और पॉइंटर कैसा होता है, पॉइंटर कुछ ऐसा होता है। राइट, ये पॉइंटर कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज पॉइंटर। अब इसको डिटेल्ड में एनालाइज करें अगर हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, तो इसमें एक स्पिंडल कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होगा आपको। ये डीपर साइड में इस तरीके से स्पिंडल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट मी रीड प्रॉपरली। ऐसा कुछ आपको स्पिंडल देखने के लिए मिलता है, राइट। और यहाँ पे डाउन साइड में, इन बॉटम साइड में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। और जो भी प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी प्रिंसिपल यूज़ करना है उसके थ्रू आपका ये जो पॉइंटर है वो रोटेट करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये पॉइंटर रन करेगा। जो कि पॉइंटर कैसे रन करेगा, अगर पॉइंटर को इस डायरेक्शन में रन करना है तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए स्पिंडल में, इस डायरेक्शन में। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। राइट, और ये जो पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि पॉइंटर को अगर 3 एम्पियर पे रुकना है या 4 एम्पियर या 6 एम्पियर पे रुकना है, लेट सपोज कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दो लीड वायर्स हैं, दीज आर लीड वायर, और ये सर्क्यूटरी में, किसी भी सर्क्यूटरी में सपोज करिए इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो करंट, एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है सर्क्यूटरी में वो 6 एम्पियर फ्लो कर रहा है और इसी के अक्रॉस में आपको ये डिवाइस कनेक्ट करना है और बताना है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस सर्क्यूटरी में जब आपने कनेक्ट किया तो 6 एम्पियर जब एक्चुअल करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो इस स्पिंडल को कहाँ पे रुकना चाहिए, 6 एम्पियर पे रुक जाना चाहिए, राइट।
इस स्पिंडल को 6 एम्पियर पे रुकना चाहिए, इसका फाइनल पोजीशन ये इस डायरेक्शन में रन करके इसका फाइनल जो पोजीशन होना चाहिए वो 6 एम्पियर पे रुक जाना चाहिए। लेकिन ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 6 एम्पियर पे ना रुक के फर्दर मूव कर जाएगा, जिसको 6 एम्पियर पे रोकने के लिए हम लोगों को कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी, राइट। और कंट्रोलिंग टॉर्क अगर स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं तो एक स्प्रिंग हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक स्प्रिंग यहाँ पे यूज करेंगे, और दूसरी स्प्रिंग यहाँ पे कहीं पे यूज करेंगे। इस तरीके से दो स्प्रिंग्स यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है स्पिंडल में ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए दो स्प्रिंग टॉप और बॉटम में स्पिंडल में कनेक्ट करके रखे हुए हैं हम लोग। अब जैसे जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस स्पिंडल में, सपोज करिए दिस इज द स्पिंडल और इसके साथ पॉइंटर कनेक्टेड है, इस तरीके से स्पिंडल रन करेगा तो ये पॉइंटर भी रन करेगा, राइट। तो स्पिंडल को इस डायरेक्शन में रन कराने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रिंसिपल यूज कर रहे होंगे हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, मैग्नेटिक इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, कुछ भी प्रिंसिपल यूज करके इसको रन कराना है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में रन कर रहा है और 6 एम्पियर पे रोके रहने के लिए हम लोगों को इसका स्प्रिंग्स कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो सपोज करिए ये अगर इस डायरेक्शन में रन कर रहा है तो ये स्प्रिंग्स इसको टाइट करेंगी, स्प्रिंग्स क्या होंगी, टाइट होंगी, और इसको 6 एम्पियर पे और टाइटली बाउंड होंगी अगर स्प्रिंग, तो वो इसको इस डायरेक्शन में रोकने से रोकेंगी, इस डायरेक्शन में मूव करने से रोकेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेंगे जो कि होगा कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि होगा कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि होगा कंट्रोलिंग टॉर्क, इजंट इट। स्प्रिंग्स टाइट होंगी तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो डायरेक्टली एग्जाम्स में कंट्रोलिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछ लेता है, स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म का एक्सप्रेशन टॉर्क का, तो आपको याद रखना है EBTQ थीटा अपॉन 12L। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा क्योंकि डेरिवेशन वगैरह में हम लोग नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आप याद करते जाइए, और इस एक्सप्रेशन को अगर याद कर लेते हैं तो डिराइव नहीं करना पड़ेगा, और डिराइव नहीं करना पड़ेगा तो चीज़ें सिंपल रहेंगी। नेसेसरी नहीं है, कोई डेरिवेशन एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म का में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका एक्सप्रेशन क्या है, EBTQ अपॉन 12L थीटा। तो E यहाँ पे क्या है, यंग्स मॉडुलस, E क्या है, यंग्स मॉडुलस, B क्या है, ब्रेड्थ, T क्या है, थिकनेस, L क्या है, लेंथ, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के टॉर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए TCS क्या है, TCS कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग,
TCS का क्या मतलब हुआ, कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। तो TCS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने के लिए मिल रहा है थीटा से, TCS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो TCS थीटा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, TCS इज इक्वल टू अगर लिखना है तो K एज अ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, तो ये एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और TCS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अभी हम लोगों ने देखा, जहाँ पे E क्या है, यंग्स मॉडुलस है, ये भी हम लोगों को पता है। एट स्टडी स्टेट पोजीशन, कि इनिशियली क्या हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जो कि नीडल को और पॉइंटर को जीरो पोजीशन से स्टार्ट किया। अब उसके फाइनल वैल्यू पे रोकने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, जिसमें स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म अगर हम लोग यूज करते हैं तो TCS इज इक्वल टू K थीटा होता है, इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को पता चला। लेकिन स्टडी स्टेट में क्या होगा, उसके फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, वो निडल 6 एम्पियर पे कब रुकेगी, ये निडल 6 एम्पियर पे कब रुकेगी, अपने फाइनल पोजीशन पे कब रुकेगी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, ये कब होगा, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट, कि अगर स्पिंडल रन कर रहा है तो स्प्रिंग्स क्या हो रही है, टाइट हो रही हैं, जितना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही ज्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे TD TC के बराबर हो जाएगा, TD TC के बराबर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पिंडल आपका फर्दर रन नहीं करेगा, मतलब नीडल आपकी रुक जाएगी। तो TC इज इक्वल टू TD इज एट स्टडी स्टेट पोजिशन। तो लेट TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी हम लोगों ने देखा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेफिनेशन हम लोग रीड कर रहे थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पैरामीटर अंडर मेजरमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के या फिर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेट सपोज करंट लेके चलते हैं हम लोग, लेट TD इज इक्वल टू K, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो TD इज इक्वल टू KI लिख सकते हैं हम लोग, TD इज इक्वल टू KDI लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इतना सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। एट स्टडी स्टेट पोजीशन क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, K थीटा के बराबर होता है, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग KDI से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहाँ से थीटा अगर एक्सप्रेस करना हो तो KD अपॉन K, थीटा KD अपॉन KI लिख सकते हैं। तो KD अपॉन K को नया कांस्टेंट नेम कर देते हैं हम लोग K1I, K1, तो थीटा इज इक्वल कैन बी रिटन एज K1I, K1I, और ये नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। KD अपॉन K एक दूसरा कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा जिसका नाम K1 रख दिया हम लोगों ने, और इसको हम लोग ये अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन लगाना चाहें तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि जितना ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करवाते जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे थीटा डेवलप होता जाएगा। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म का ये हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है कि जितना करंट की वैल्यू ज़्यादा होती रहेगी उतना ज़्यादा थीटा आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी। राइट। तो ये था स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में। ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या है कि लेट सपोज
केवल सिर्फ पहले ब्लैक कलर के पेन से जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है उस चीज़ पे फोकस करेगा, ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे और ये वाली लाइन पे। ये पर्पल वाला अभी माइंड में नहीं रखिएगा। तो लेट मी ड्रॉ वंस। इस तरीके से फिनोमेना आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है? निडल है आपका, पॉइंटर, दिस इज पॉइंटर। और ये क्या है? बैलेंस वेट है और ये कंट्रोल वेट है। देखिए ग्रेविटी कंट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, कंट्रोल वेट बैलेंस वेट से ज़्यादा होता है। बैलेंस वेट देखिए बहुत स्मॉल रिप्रेजेंट किया हुआ है और कंट्रोल वेट हैवी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इतना हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस वेट कम होता है कंट्रोल वेट से, राइट। अब इस स्पिंडल में, यहाँ पे स्पिंडल वगैरह कनेक्टेड होगा डाउन साइड में, लेकिन ये पॉइंटर कनेक्टेड है यहाँ पे। सपोज करिए कोई भी प्रिंसिपल यूज किया हम लोग इंस्ट्रूमेंट में, सब हॉल इफेक्ट यूज किया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यूज किया, जिसके कारण ये जो पॉइंटर है वो जीरो पोजीशन से इनिशिएट करके फर्दर अपने वैल्यू की तरफ आगे बढ़ रहा है, राइट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वाली पोजीशन, ये रोटेट होके यहाँ पे कहीं पे पहुंचेगा, ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो देखिए ये रोटेट होके कहाँ पे पहुंचा? ये पर्पल वाले पोजीशन पे। ये रोटेट होके इस पर्पल वाले पोजीशन पे। ये रोटेट होके इस पर्पल वाले पोजीशन पे पहुंचा, राइट। कितना डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे? थीटा डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। और ये टॉर्क कहाँ से क्यों रोटेट हुआ? क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया, तो उतना ही पैरामीटर अंडर मेजरमेंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन टॉर्क डेवलप हुआ और ये निडल जो स्टार्टिंग जीरो पोजीशन से अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंची और ये इस तरीके से मूव किया, जिसके कारण बैलेंस वेट भी अपना पोजीशन चेंज करेगा, कंट्रोल वेट भी अपना पोजीशन चेंज करेगा, राइट। तो ये वाले नीडल का मूवमेंट कितना डिग्री हुआ? थीटा डिग्री से ये डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये अगर थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ तो ये भी थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा और ये भी थीटा डिग्री से इधर डिफ्लेक्ट होगा, राइट। ये भी थीटा डिग्री से इधर डिफ्लेक्ट होगा। अब इसका लेंथ जो है, ये जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था वो हम लोग लेके चल रहे हैं। लेट सपोज दिस लेंथ इज एल, तो वही सेम लेंथ ये जब यहाँ पे पहुंचा तो वही सेम लेंथ एल ही देखने के लिए मिलेगा। ये रोप वगैरह से टाइटन है या फिर किसी वायर से टाइटन है, तो इसका भी लेंथ एल देखने के लिए मिल रहा है। और ये अगर थीटा डिग्री से यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ तो इस पोजीशन से ये थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। अब ये एक एक्सिस देखने के लिए मिल रही है, राइट। ये एक एक्सिस देखने के लिए मिल रही है। तो इसका वेट कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? डब्लू, डब्लू वेट जो है इसका यहाँ पे होगा। एक्चुअल वेट कहाँ पे होगा? डब्लू इज इक्वल टू एम जी, राइट। डब्लू इज इक्वल टू एम जी, मास मल्टीप्लाइड विथ ग्रेविटी। तो इसका वेट कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली डाउनवर्ड। तो इसका वेट यहाँ पे डब्लू वाला कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है। और ये
जब ये एक्सिस देखने के लिए मिल रही है तो ये अगर वर्टिकल एक्सिस से ये थीटा डिग्री बना रही है तो ये भी वर्टिकल एक्सिस से ये वाली एक्सिस कितना बनाएगी, थीटा ही बनाएगी, क्योंकि ये वाली लाइन ये स्काई ब्लू लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसी इंटरसेक्ट कर रही है, तो सिमिलर एंगल्स बना रही है, पैरेलल एंगल्स बना रही हैं। तो यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा थीटा। तो अगर यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थीटा एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट से इससे कितना एंगल बनाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, वो डब्लू साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। और अगर इसको लिखना है तो इसको आप डब्लू कॉस थीटा कह सकते हैं, डब्लू कॉस थीटा कह सकते हैं। इतना तो एफएमई आपने पढ़ा ही होगा, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ध्यान देते हैं हम लोग, ये इसका एग्जैक्ट वेट क्या होगा डाउनवर्ड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये अगर मूव करके यहाँ पे पहुंचा तो कौन सा फोर्स इसको रिटर्न बैक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसको रिटर्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये यहाँ ये सपोज करिए ये वेट ऐसा था, ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंच गया, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स इसको खींच रहा है, इसका वेट इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट जो खींच रहा है वही वेट रेस्पॉन्सिबल है ना इसको वापस इस पोजीशन पे लाने के लिए, राइट। तो देखिए इसका डिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंचा, राइट। तो ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंचा, ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंचा। अब इसको अगेन जो है वापस आना है, राइट। इसको अगेन क्या है, वापस आना है अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पे रोटेट होके आना है, तो ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वही रेस्पॉन्सिबल है इसको रिटर्न बैक करने के लिए, राइट। तो ध्यान देते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, इस चीज को याद रखिएगा कि कंट्रोल वेट जो होता है वो हैवी होता है बैलेंस वेट से। तो कंट्रोल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, कंट्रोल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना रहे तो फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा इज द फोर्स एंड लेंथ इज, लेंथ कितना है इसका, डिस्टेंस कितना है, एल, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस एल है, तो डब्ल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ एल हम लोग लिख सकते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग W मल्टीप्लाइड विथ L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, तो K साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और तो कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग is directly proportional to theta and controlling torque due to gravity is directly proportional to sin theta, sin theta is directly proportional to sin theta, isn't it? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, तो अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लीनियर स्केल है या फिर नॉन लीनियर स्केल है, ये लीनियर स्केल है या फिर नॉन लीनियर स्केल है। लेट मी हैव अ ग्लिम्स। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टीसी इज इक्वल टू टीडी होता है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एट स्टडी स्टेट पोजीशन। तभी तो ये नीडल जीरो पोजीशन से यहाँ पे पहुंचेगी 6 एम्पियर पे एंड देन इस पोजीशन पे रुक पाएगी, अदरवाइज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण फर्दर मूव करना, आगे मूव कर जाएगी, 7 एम्पियर में चली जाएगी। तो एट स्टडी स्टेट क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टीसीजी कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इसका एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने देखा क्या, टीसीजी, टीसीजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा
तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ के साइन थीटा, और टी डी इज इक्वल टू के डी आई, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैरामीटर अंडर मेजरमेंट के, पैरामीटर अंडर मेजरमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर सपोज करते हैं हम लोग करंट है पैरामीटर अंडर मेजरमेंट, तो टी डी प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाते हैं तो के डी आई से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। ये सब रफ है, के डी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा के डी डिवाइडेड बाई के, दूसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया के टू, राइट। के डी अपॉन के को कोई दूसरे कांस्टेंट के नेमिंग से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं के टू, और साइन थीटा इज इक्वल टू के टू आई। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इधर चला गया, साइन इनवर्स के टू आई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई मैक्स प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, आई मैक्स प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, की मैक्सिमम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है 90 डिग्री। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम करंट जब फ्लो करवा रहे हैं तो वो थीटा कितना प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंटर का मूवमेंट 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम लोग आई मैक्स बाई 2 फ्लो करवाएं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, डिफ्लेक्शन कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो वो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। देखिएगा आई मैक्स बाई 2 अगर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फ्लो करवाते हैं, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल यूज कर रहे हैं, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम करंट अगर फ्लो करवाते हैं, एज अ इनपुट देते हैं, मैक्सिमम करंट एज अ इनपुट देते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम लोग आई मैक्स बाई 2 एज अ इनपुट दें तो कितना थीटा की वैल्यू होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ध्यान देते हैं तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लेके आते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है जब, तो आई की वैल्यू क्या है, इस आई की वैल्यू आई मैक्स है, आई की वैल्यू आई मैक्स है, और ये के टू देखने के लिए मिल रहा है। तो के टू कैन बी रिटन एज साइन 90 इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाई आई मैक्स, व्हेन आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाई 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स के टू की वैल्यू कितनी आई हुई है, 1 अपॉन आई मैक्स आई हुई है, एंड आई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम लोग, आई मैक्स बाई 2, आई की वैल्यू आई मैक्स बाई 2 रखे हम लोग, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा इज इक्वल टू, देखिए आई मैक्स कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एग्जैक्टली 45 आनी चाहिए, लेकिन कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है, 30 डिग्री आ रही है। मतलब स्केल यहाँ पे लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर स्केल है, क्रैम्प्ड स्केल है। जबकि जब हम लोगों ने स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया हुआ था, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया, तो टी सी स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा था। यहाँ पे स्केल कैसा था, लीनियर स्केल था। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम करंट फ्लो करवाएं तो थीटा अगर 90 डिग्री प्रोड्यूस हो रही है, तो आई मैक्स बाई 2 अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो 45 डिग्री यहाँ पे थीटा प्रोड्यूस होगा। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल इज नॉट लीनियर, ग्रेविटी कंट्रोल इज नॉन लीनियर, ये लीनियर नहीं है, क्रैम्प्ड स्केल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्रैम्प्ड इन द सेंस कि इनिशियली ये जो वैल्यूज है, ये जो स्केल्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड रहेंगे, सिकुड़े हुए रहेंगे, एंड देन फाइनल पोजीशन पे डिग्रीज ज्यादा हो जाएंगी। देखिए इनिशियली जब हम लोगों ने हाफ आई मैक्स बाई 2, मतलब कि लेट सपोज 20 एम्पेयर करंट फ्लो करवाया तो 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला, राइट। और 40 इसका जस्ट डबल करंट फ्लो करवा रहे हैं तो 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिल रहा है। मतलब यहाँ पे वैल्यूज देखिए, इनिशियली वैल्यूज क्या है, बहुत सिकुड़ी हुई है, करंट की वैल्यू
10 एम्पियर 20 एम्पियर है तो वैल्यूज नीडल का मूवमेंट ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, राइट। लेकिन जब वैल्यू 40 डिग्री 40 एम्पियर या फिर 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन जब कर रही है तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड देखने के लिए मिल रही हैं, राइट। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इन द सेंस कि हम लोगों को जैसे लेबोरेटरी वगैरह में जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके जाते थे आप लोग, एक बार मेज़र करके फिर बार बार मेज़र करते थे क्या, नहीं, एक बार मेज़र कर लिया फिर एक हफ्ते के बाद में लैब दूसरा लैब होता था तब आप जाके मेज़र करते थे फिर से, राइट, वैल्यूज़ को क्वांटिटीज को। लेकिन जहाँ पे कंटिन्यूअस ऑपरेशन लेना है हम लोगों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वहाँ पे हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल यूज़ करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट आउटपुट लेना है, फ्रिक्वेंट मेजरमेंट लेना है हम लोगों को कि 1 घंटे में लगातार कई बार मेजरमेंट लेना है या फिर 2 घंटे के अंदर में कई मेजरमेंट लेना है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे अगर हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि स्प्रिंग्स, ये जो स्पिंडल था उसमें एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी थी, एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी थी। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था तो ये स्प्रिंग्स टाइट हो रही थी, राइट, और फिर लूज हो रही थी, टाइट हो रही थी, लूज हो रही थी, टाइट हो रही थी, लूज हो रही थी, जिसके कारण यहाँ पे मैकेनिकल फटीग देखने के लिए मिलेगा, मैकेनिकल ब्रोकन कंडीशन देखने के लिए मिलेगा और स्प्रिंग बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाएंगी और रीडिंग गलत प्रोड्यूस करेगा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन जहाँ पे परफॉर्म करना रहता है वहाँ पे हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों को फोर्सफुली ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। और पीरियोडिक यूजेस के लिए कि आज कर लिया फिर नेक्स्ट वीक करना है या फिर नेक्स्ट मंथ करना है या फिर 5-7 घंटे बाद करना है, तो कभी कभी अगर मेजरमेंट करना है तो वो स्प्रिंग कंट्रोल यू कैन यूज, स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जा सकता है। देन डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बात करें, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज यूज्ड इन वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज यूज्ड इन वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट, कि ग्रेविटी कंट्रोल में ये वेट क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, राइट। ये वेट कैसा होना चाहिए, ऐसा लटका हुआ होना चाहिए। ये वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट है कि सपोज करिए इस तरीके से आपको आप लोग कहाँ लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, इस तरीके से टेबल के ऊपर में रख के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लीड वायर वगैरह कनेक्ट करके मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रेविटी कंट्रोल यूज किया गया है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तो वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में ही आप वर्टिकली माउंटेड सर्क्यूटरी में ही इसका यूज किया जा सकता है ग्रेविटी कंट्रोल का, कि आपको इस तरीके से ही रखना पड़ेगा वॉल पे ऐसे चिपका के, राइट। तभी तो इसका जो वेट है, ये जो वेट है वो यहाँ पे मूव करेगा, वेट यहाँ मूव करेगा एंड देन रिटर्न बैक आ पाएगा। अदरवाइज ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर आप प्लेस करके रखते हैं तो ये मूव कैसे करेगा, तो ग्रेविटी वहाँ पे काम करनी चाहिए ना। तो इसका डिसएडवांटेज है कि वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज यूज्ड इन वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट। इन दिस केस इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी परफेक्टली लेवल्ड। इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, अगर इस तरीके से वॉल है आपका वर्टिकल वॉल तो इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली लेवल्ड होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा भी एंगल का डिफरेंस आया, थोड़ा सा भी आपने इंस्ट्रूमेंट को सपोज करिए स्ट्रेट ना रखा, आपने थोड़ा सा एंगल डिफरेंस कर दिया तो ये जो वेट था वो इधर ज्यादा झुक जाएगा तो एरर प्रोड्यूस करेगा। तो परफेक्टली लेवल्ड होना चाहिए, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म का एडवांटेज के बारे में बात करें हम लोग, इट इज चीप। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है, कोई भी स्प्रिंग वगैरह यूज नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा चीप है कि आपको जस्ट 2 वेट रखने हैं, एक बैलेंस वेट रहेगा, एक कंट्रोल वेट रहेगा,
बैलेंस वेट का वेट कम रहेगा, कंट्रोल वेट का बैलेंस वेट के कंपैरिजन में ज़्यादा वेट रहेगा, और एक स्पिंडल रहेगा, सॉरी एक पॉइंटर रहेगा। तो चीप है ये, और कोई भी ज़्यादा स्प्रिंग वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में स्प्रिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, तो ये चीपर है ग्रेविटी कंट्रोल। द कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्प्रिंग का जो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइट और लूज होने का, वो अफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है, वेट्स अफेक्ट करेंगे क्या ड्यू टू टेम्परेचर, नहीं। तो टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। इट डज नॉट डेटोरिएट विद टाइम। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होगा, टाइट हो रही है, लूज हो रही है, टाइट हो रही है, लूज हो रही है, तो साल भर, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद डेटोरिएट हो जाएंगी। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होगा, वो डेटोरिएट नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे कोई भी स्प्रिंग्स वगैरह तो यूज नहीं किए हुए हैं, नॉर्मल से वेट है, सिंपल से, वो लॉन्ग लाइफ उसका देखने के लिए मिलता है। इट डज नॉट डेटोरिएट विथ टाइम। The essential qualities of spring which is used in spring control mechanism is it should undergo minimum mechanical fatigue. Minimal mechanical fatigue में इस essential qualities के बारे में बात कर रहे हैं स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म की, कि मिनिमम मैकेनिकल फटीग होना चाहिए, अदरवाइज मैकेनिकल फटीग अगर ज्यादा है तो वो ब्रोकन वायर वाला कंडीशन आ जाएगा। सेकंड है एसेंशियल क्वालिटीज, इट शुड बी मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बनाएंगे हम लोग, अदरवाइज स्प्रिंग कंट्रोल आप यूज कर रहे हैं और डिवाइस जो है आपकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से, सॉरी स्प्रिंग्स बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल अगर आप यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल जो उस डिवाइस में यूज हो रही है वो आपके स्प्रिंग्स को अफेक्ट कर देगी, राइट। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना होना चाहिए जिससे एरर प्रोड्यूस ना हो और मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई भी ज़्यादा इफेक्ट ना कर जाए आपके स्प्रिंग को, स्प्रिंग के ऑपरेशन को। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द स्प्रिंग इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक ऐसा मटेरियल है जो कि हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग्स क्रिएट करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, राइट। तो कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोगों ने पढ़ लिया, कंट्रोलिंग टॉर्क, दूसरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़ लिया, टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। अब हम लोग डैम्पिंग टॉर्क के बारे में बात करेंगे, डैम्पिंग के बारे में बात करेंगे, राइट। तो एक लास्ट है डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। The most commonly used material for fabricating the spring is phosphor branch। ये समझ में आ गया हम लोगों को। अब ध्यान देते हैं कि इस तरीके से स्केल है, इस तरीके से स्केल है दिए हुए, राइट। अब ये नीडल जो पॉइंटर है वो, इसमें पैरामीटर अंडर मेजरमेंट दिया तो इसका मोशन हुआ तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, एंड यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से ये यहाँ पे रुक गया, लेकिन ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, सॉरी, कि सपोज करिए यहाँ पे इसको रुकना था, इसकी फाइनल वैल्यू यहाँ पे कहीं पे थी, लेकिन ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होना चालू हुआ, यहाँ पे अपनी फाइनल पोजीशन पे जाके नहीं रुका ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने की वजह से ये इसके बाहर चला गया, ओवर डैम्प्ड कंडीशन में आ गया, तो ये इसके बाहर चला गया, एंड देन कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई हुआ
तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसको वापस लेके आया, वापस लेके आया, वापस लेके आया, लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क में भी इस डायरेक्शन में जब टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो वो आपने इस फाइनल पोजीशन पे ना रख के अंदर चला गया, अंडर डैम्प्ड कंडीशन, राइट। तो अंदर चला गया एंड देन वो इस पोजीशन से अगेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होने के कारण, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होने के कारण अगेन इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा मल्टीपल साइकिल्स में। देन धीरे धीरे जाके वो डैम्पिंग होगी, एयर की वजह से एयर फ्रिक्शन होगा या फिर मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से या फिर एयर फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे डैम्प आउट होगा और ये ऑस्किलेशंस कम होना चालू होंगे एंड देन फाइनल पोजीशन पे आपके स्टडी स्टेट पे फाइनल पोजीशन पे इस्टेब्लिश हो पाएगा, राइट। ये निडल इस पोजीशन पे, ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन है 0 और ये लेट सपोज 6 एम्पियर, राइट। तो ये डैम्प करना, इस ऑस्किलेशंस जो हो रहे हैं, ऑस्किलेशंस, इसको डैम्प करने के लिए कुछ मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क नेक्स्ट टॉपिक है। द यूटिलिटी ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इज टू डैम्प द ऑस्किलेशंस। क्या यूटिलिटी है डैम्पिंग टॉर्क की? To damp the oscillations. The damping torque is produced by damping mechanism and the most commonly used damping mechanism are air friction damping mechanism. Air friction damping. Air friction damping क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। It is used when the operating field that is produced by deflecting torque is very weak. Air friction damping वहीं पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग फील्ड दैट इज प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज वीक, कि जो ऑपरेटिंग फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, वो वीक होनी चाहिए, तब एयर फ्रिक्शन से काम चल जाएगा। अदरवाइज आपको हाई विस्कोसिटी मटेरियल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे कि ऑयल डैम्पिंग करना पड़ेगा या फिर वाटर डैम्पिंग करना पड़ेगा, राइट। हाई विस्कोसिटी वाले मटेरियल्स की तरफ जाना पड़ेगा आपको। अगर ऑपरेटिंग फील्ड की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयर फ्रिक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको ऑयल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, वाटर की तरफ, वाटर पे देन ऑयल पे आप मूव करेंगे, राइट। तो जहाँ पे ऑपरेटिंग फील्ड वीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा होली वगैरह के समय पिचकारी, राइट, जो पिचकारी रहती है उसमें पिस्टन लगा होता है, इस तरीके से होलो सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन लगा रहता है। तो ये पिस्टन क्या है, इसके ये जो सर्कुलर वॉल है इसका बहुत ही ज़्यादा करीब रहता है और ये पिस्टन पूरा का पूरा कवर्ड रहता है इससे। इस तरीके से अगर आप खाली पिचकारी भी विदाउट कलर फिल किए हुए खाली पिचकारी भी अप और डाउन करते हैं तो आप फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। एयर अंदर इनलेट होता है एंड देन आउटलेट होता है, एयर का इनसाइड फ्लो करती है एंड देन आउटसाइड फ्लो करती है। एयर के कारण आपको फ्रिक्शन महसूस होता है, फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो उसी तरीके से डैम्पिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। ये जो निडल है, ये इस पॉइंटर का मूवमेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होने की वजह से इस डायरेक्शन में होगा एंड देन ये अगर रोटेट होगी तो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया है कि ये पीछे की तरफ आएगा जिससे इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा एंड देन ये रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाएगी और इसमें डिफ्लेक्शंस को कम किया जा सकता है इस तरीके से, राइट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये निडल जब रोटेट होगी इस डायरेक्शन में तो ये पिस्टन के फ्रिक्शन होने की वजह से हम फोर्स एक्सपीरियंस होगा और ये अपने आप को ज़्यादा डैम्प नहीं होने देगा, क्योंकि ये पिस्टन बार बार अंदर बाहर होगा जिसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होगा और ये बहुत ज़्यादा डैम्प आउट, बहुत जल्दी डैम्प आउट हो जाएगा, राइट, डैम्प हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो या फिर इस तरीके से हम लोग बात करें, ये एक वेन है,
क्या आपने इस तरीके से फ्रंट व्यू आपको एक सिंपल सा वेन ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से ये होता है। इसका एक्चुअल व्यू देखेंगे तो ऐसे करके स्पिन वेन होगा ये, जो कि फैन टाइप का, जो हैंड वाली हाथ वाली पंखी नहीं होती है, उस तरीके से ये वेन है। और ये एयर चैम्बर में रखा हुआ है, तो ये अगर मूव करेगा, डिफ्लेक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। और एयर चैम्बर इस तरफ का एयर, ये जब पूरा का पूरा रोटेट होके चैम्बर में इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अवेलेबल एयर हैज टू पास थ्रू दिस, जब ये यहाँ पे आएगा। और ये जब रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा तो ऑल ऑफ एयर अवेलेबल हियर हैज टू पास थ्रू दिस, तो एयर के फ्रिक्शन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा, जिसको हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के नाम से जानते हैं। और ये स्पिंडल यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरीके से, राइट। इस तरीके से स्पिंडल कनेक्टेड है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से ज़्यादा इफेक्टिव मेथडोलॉजी है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म। तो ये भी क्या है, हम लोग इसके बारे में भी आइडिया क्रिएट करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म में is used in electrostatic instrument that is used for measurement of high voltage। कभी भी इंटरव्यूज में आपसे पूछे कि हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। या फिर एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है कि इस तरीके से चैम्बर बना हुआ है, आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से चैम्बर बना हुआ है। और ये एक वेन, इस तरीके से डिस्क अवेलेबल है, जो कि सर्कुलर डिस्क हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर डिस्क हो सकती है, जो कि अप डाउन होगी। और अगर यहाँ पे एयर की जगह पे हम लोग फ्लूइड भर के रख दिए हैं, फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी, एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी डैम्प हो जाएगा ये। तो डैम्पिंग ऑयल के नाम से इसको हम लोग कह रहे हैं कि ऑयल आपने फिल करके रखा हुआ है जो कि ज़्यादा विस्कस मटेरियल होता है, और यहाँ पे आपने स्पिंडल वगैरह कनेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे स्पिंडल है एंड देन यहाँ पे पॉइंटर है। तो पॉइंटर कैसा होगा, अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये डाउनवर्ड आएगा, और फिर अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा पॉइंटर तो ये अपवर्ड फ्लो करेगा। सिंपलिसिटी के लिए सिंपल डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है एंड देन अपवर्ड आ रहा है, तो जिसके कारण ऑयल होने की वजह से विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा जल्दी ये डैम्प आउट हो जाएगा, राइट। ये जो डैम्पिंग हो रहे थे वो ऑस्किलेशंस हो रहे थे, वो ज़्यादा जल्दी डैम्प हो जाएंगे। या फिर इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक डिस्क 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 है, वेन्स है। वेन्स इन द सेंस कि जब कूलर वगैरह में आपने देखा होगा या फिर किसी भी मशीन्स में वेन्स मतलब पंखी टाइप के। तो ये वेन्स जो होंगे, अगर ये सपोज करिए इस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दी ऑयल अवेलेबल हियर हैज़ टू पास थ्रू दिस, हैज़ टू पास थ्रू दिस। तो ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑयल को इस डायरेक्शन में पास होना पड़ेगा, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑयल को इस डायरेक्शन में पास होना पड़ेगा। तो ऑयल की विस्कोसिटी होने की वजह से इनका जो, अगर ऑस्किलेट हो रहे थे ये एक ही जगह पे, तो वो ज़्यादा जल्दी डैम्प हो जाएंगे। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में एडी करंट डैम्पिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि मोस्ट इफेक्टिव मेथोडोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। आज यहीं तक हम लोग डिस्कशन करते हैं, देन नेक्स्ट सेशन में एडी करंट डैम्पिंग के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अपने हैंड रिटन नोट्स में ये सारी चीज़ें फॉर्म करते रहिएगा।
जिससे बेहतरीन आइडिया आप क्रिएट कर सके। सिंपल सा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको याद बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस लेक्चर वॉच करने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये वाला एक्सप्रेशन आपको माइंड में रखना है, एंड देन ये सब एक्सप्रेशन TCS इज इक्वल टू K थीटा TCG इज इक्वल टू साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो ये लीनियर होता है, वो नॉन लीनियर होता है, इस तरीके से, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।